गो स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है और ईमेल आईडी का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की पहली कहानी शुभम सिन्हा ने भेजी है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ 2 कहानियां शेयर कर रखी है। बढ़ते हैं इनकी कहानी की ओर। मेरा नाम शुभम सिन्हा है। मैं वैसे बनारस का रहने वाला हूँ। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये घटना मेरे पापा के साथ घटी थी। चलिए अब घटना शुरू करता हूँ। बात है 2001 की। मेरे पापा ग्रिल्स का काम किया करते थे, यानी किसी के घर पे ग्रिल लगाना या बाहर दरवाज़ा लगाना। मेरे पापा का काम कुछ ऐसे ही था और आप लोग समझ ही सकते होंगे कि ये काम में ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं और इसीलिए हमारी फाइनेंशियल हालत उस समय अच्छी नहीं थी। एक बार की बात है कि मेरे पापा को दूर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था। लगभग वहाँ पे जो काम था वो काफ़ी समय तक चलने वाला था। पापा ने मेरी मम्मी को सारी बातें बताई और कहने लगे कि मैं जाऊंगा तो शायद मुझे 10 दिन भी लग जाए, लेकिन मैं काम पूरा ख़त्म करके ही आऊँगा क्योंकि काम काफ़ी बड़ा है और पैसे भी अच्छे मिल जाएंगे। मम्मी ने नहीं चाहते हुए भी पापा को हाँ बोल दिया क्योंकि हमें पैसों की बहुत ज़रूरत थी। मेरे पापा काम के लिए चले गए। हमारे गांव से दूसरे गांव में उस ज़माने में एक मुखिया का घर बनाना था, तो लगभग कुछ 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर वो गांव था और वहाँ पर पापा को जाकर रहना था। मेरे पापा जब वहाँ पर जाकर रहने लगे तो मेरे पापा के साथ एक आदमी और गया हुआ था। पापा बताते हैं कि दिन भर तो अच्छे से निकल जाता, लेकिन शुरू के 2-3 दिन ऐसा हुआ कि जैसे ही सूरज डूबता तब रात में नींद ही नहीं आती। हर समय ये लगता कि आसपास कोई है, कोई परेशान करना चाह रहा है या फिर मानो एक अजीब सी बेचैनी लगती थी। पापा बताते हैं कि एक शाम 2 दिन हो जाने के बाद जब वो बाहर बैठे हुए थे तभी उन्हें सामने से एक आदमी और औरत जाते हुए दिखे। वो चलने में काफ़ी अजीब थे। जब पापा ने उन्हें गौर से देखा तो पापा को ऐसा लग रहा था कि कहीं तो मैंने इन्हें पहले भी देखा हो, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ देखा। जब बहुत दिमाग पर जोर डाला तब पापा को याद आया कि मैंने इन दोनों को पहले ही रात में देखा था, जब पापा अपने काम की जगह से बाहर निकलकर सिगरेट पी रहे थे। तब यही 2 लोग वहाँ से गुजर रहे थे और गुजरते गुजरते पता नहीं कहीं गायब ही हो गए। पापा उन दोनों को देखकर सोचने लगे कि ये दोनों इतना अजीब क्यों चल रहे हैं। उनको देखकर भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। जैसा कहते हैं ना कि नेगेटिव वाइब्स आती है, बस वैसा ही कुछ। वो चलते चलते पापा को घूरने लगे और फिर अपनी मुंडी घुमा दी और उसके बाद बस एक रोबोट जैसा चलने लगे। उनके शायद पैर में मार लगी हुई थी, इस वजह से वो वैसा चल रहे थे या पता नहीं। पापा का कहना है कि शुरू के 2 दिन में जब पापा ने उन्हें पहली बार देखा था, उसके बाद के 2 दिन पापा को ऐसा लगता था कि साथ में कोई है। और अब पापा को ये चीज़ रियलाइज़ होने लगी कि साथ में जब भी उन्हें लगता था कि कोई है तो ऐसा लगता था कि वही दोनों है। पापा ने ये बात किसी को नहीं बताई। अगले दिन पापा के साथ में जो मजदूर वहाँ पर काम करने गया हुआ था, उसे किसी अर्जेंट काम से हमारे ही गांव लौट कर आना था। फिर वो हमारे गांव लौट कर आ गया। मेरे पापा वहाँ पर अकेले ही बचे थे काम करने के लिए और जो मजदूर था वो ये बोलकर निकला था कि अगर काम जल्दी हो गया तो मैं रात तक आ जाऊँगा, वरना अर्ली मॉर्निंग अगले दिन मैं पहुंच ही जाऊंगा। पापा उसी का इंतज़ार कर रहे थे। जैसा तैसा दिन का काम ख़त्म किए और उसके बाद शाम में आराम से बाहर बैठ गए। वैसे भी गांव में लोगों की आदत होती है कि पूरा दिन काम करने के बाद, खाना हो जाने के बाद वो लोग शाम में बाहर कहीं पर भी टहलने निकलते हैं या दोस्तों के साथ कुछ देर बातें करने के लिए। पापा का वहाँ पर कोई दोस्त तो था नहीं, तो वो अकेले ही बाहर उसी बड़े से बंगले के या हवेली कहिए, कुर्सी डालकर आंगन में बैठे हुए थे कि उन्होंने फिर से वही दोनों को देखा जो सामने से गुजर रहे थे। इस बार
वो पूरे भीगे हुए थे। बारिश का मौसम नहीं था, लेकिन हाँ, ठंड बहुत कड़ाके की थी। पापा सोचने लगे कि इतनी कड़कती हुई ठंड में भी ये दोनों पूरे भीगे हुए हैं और पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। पापा ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बस अपना बैठे रहे। पापा सोचे कि अगर ये लोग आकर मुझसे कुछ बात करेंगे तो मैं बात करूँगा। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो पापा को कुछ बोलना चाहते हैं या कुछ इशारा कर रहे हैं। लेकिन पापा उस समय काम की वजह से इतने ज़्यादा थके हुए थे कि उनका ध्यान वो सब बातों पर गया ही नहीं। फिर पापा बताते हैं कि जब मैं रात में सोने के लिए उस हवेली में गया तो वो हवेली में मेरे अलावा कोई नहीं था। लगभग उस हवेली में 9 कमरे थे और पापा बीच में, यानी कि नीचे जो डाइनिंग रूम होता है, वहीं पर अपनी चटाई डालकर सोया करते थे। वो रात पापा को नींद ही नहीं आ रही थी। जब बहुत समय के बाद पापा की आंख लगी तो एक भयानक सपने से उनकी आंख खुली। जब घड़ी में टाइम देखा तो रात के 1:15 हो रहे थे और हल्की हल्की सी आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सूखे पत्तों पर कोई चल रहा है। पापा ने अपने आसपास देखा तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। उसके बाद वो आवाज़ों का आना एकदम से रुक गया। करीब 2 मिनट रुका और फिर से वो आवाज़ें आना शुरू हुई। इस बार जब वो आवाज़ें आ रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज़ें बिल्कुल पास ही में से आ रही है। पापा उठे और अपने आसपास देखने लगे, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उन्होंने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलकर जब देखा तो पाया कि बाहर वही दोनों उन्हीं के, यानी कि वही बंगले के आंगन में टहल रहे थे। पापा को देखकर कुछ अजीब लगा कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। पापा ने वही हवेली के दरवाजे से खड़े होकर चिल्लाया, क्या हुआ? कौन है तुम लोग? और इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन इस पर उनका कोई जवाब न था। वो बिल्कुल शांत खड़े हुए थे। फिर पापा ने दोनों से दोबारा चिल्लाकर कहा, क्या आप लोग यहाँ क्यों हो? यहाँ से बाहर चले जाओ, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इसके बावजूद सामने से कोई जवाब नहीं आया। पापा समझ चुके थे कि कुछ तो गड़बड़ है। पापा जब उनके करीब जाने को हुए तब वो दोनों एक ही जगह रुक गए। ऐसा लगने लगा कि वो लोग पापा का ही आने का इंतजार कर रहे थे। इसीलिए पापा उनसे लगभग 10 फीट की दूरी पर जाकर खड़े हुए और दोबारा कहा, आप लोग को समझ नहीं आ रहा है? मैंने कहा ना, यहाँ से चले जाओ। कौन है आप लोग? यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात में? वो लोग पापा को देखे और अपने बाई ओर के दोनों हाथ उठाकर उंगली से कुछ इशारा करने लगे। जिस ओर वो लोग इशारा कर रहे थे वहां पर कुछ नहीं था, बस सूखा चटियल मैदान था और कुछ गिनती के पेड़ लगे होंगे। पापा ने उस मैदान की ओर देखा, उन्हें समझ नहीं आया और कहीं उन्हें यह भी लग रहा था कि शायद हो सकता है ये दोनों वहीं पर रहते हो, इसीलिए ये दोनों मुझे उस मैदान की ओर इशारा करके दिखा रहे हैं। पापा ने कहा कि अगर आप लोग वहां रहते हैं तो वहां चले जाओ, यहाँ पर परेशान करके क्या फायदा। लेकिन इस पर भी वो लोग कुछ नहीं बोले। अब पापा को गुस्सा आने लगा। उन्होंने एक बार फिर चिल्लाकर कहा, अरे क्या गूंगे हो? कुछ बोल रहे क्यों नहीं? लेकिन वो दोनों ऐसे ही अपना बायां हाथ उठाकर उसी मैदान की ओर इशारा करते हुए आगे बढ़ने लगे। जब वो लोग वहां से निकल गए तो पापा को लगा कि शायद अब ये लोग चले गए। पापा फिर से रूम में अपने आ गए, यानी उस हवेली में चले गए और जाकर अपने बिस्तर पर लेट गए। लेकिन 20-25 मिनट बाद फिर से वही आवाज़ों का आना शुरू हो गया। इस बार पापा को गुस्सा आने लगा। पापा उठे, बाहर निकलकर दोनों को इस बार सोचा कि जाकर बहुत चिल्लाऊंगा और एकदम जाकर करीब खड़े हो गए। जब पापा करीब खड़े हुए तो पापा ने देखा कि उनका चेहरा बहुत अजीब सा बुरा लग रहा था, जैसा मानो किसी मांस के टुकड़े को अगर कई समय तक हम किसी मिट्टी में दबाकर रख दें तो उसमें कीड़े लग जाते हैं और बदबू भी आने लगती है। वैसे ही उनके चेहरे पर छोटे मोटे कीड़े रेंग रहे थे। चेहरा कटा फटा था और बहुत अजीब सी बदबू आ रही थी। पापा ने कहा कि आप लोग ऐसे कैसे हो? पापा ये बोलकर एकदम से रुक गए, जैसा मानो पापा की चलती हुई सांस रुक गई हो। उन दोनों ने फिर से बाएं हाथ का इशारा करते हुए उसी मैदान की ओर इशारा किया।
पापा ने इस बार सोचा कि इस बार मुझे ही जाकर देखना होगा कि वहाँ क्या है। वो दोनों इशारा करते हुए वहाँ से आगे बढ़े और पापा भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। कुछ दूरी पार करने के बाद वो दोनों एकदम से रुके और पीछे की ओर पलटे। पापा को ही शायद देख रहे थे या पता नहीं कुछ और इशारा करना चाह रहे थे। फिर पापा ने उन दोनों को देखा, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं किया। वो फिर आगे बढ़ने लगे। पापा उनके पीछे पीछे चल रहे थे। जब उस मैदान के ख़त्म होने पर ये सब लोग पहुंचे तो वहाँ पर एक छोटा सा तालाब था। वो तालाब के पास जाने के बाद पापा ने देखा कि वो दोनों एकदम से गायब हो गए, जैसा मानो वहाँ पर कोई था ही नहीं। पापा ने जब ये देखा तो वो पसीने में नहा गए और डर के मारे उस ठंड में भी कांपने लगे। पापा अब ये सोचने लगे कि ये दोनों अचानक से कहाँ चले गए, और वहाँ से भागते हुए वो अपनी हवेली की ओर आए। हवेली की ओर आने के बाद उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और चुपचाप अपने बिस्तर पे लेट गए। पापा बताते हैं कि अगली सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक ऐसे ही चला। बाहर से आवाज़ें आती रही, लेकिन मैंने दरवाज़ा खोला ही नहीं। अगले दिन सुबह में वही मज़दूर आया जो पापा के पास आने वाला था। जब वो आया तो पापा ने उसे पहले तो खूब डांट लगाई कि तू कल रात में क्यों नहीं आया, तेरे को समझता नहीं है, और भी पता नहीं क्या क्या बोला। उसके बाद पूरा दिन तो काम में निकल गया। जब शाम हुई तो पापा ने उसे सारी बात बताई। मजदूर को पापा ने एक बात ये भी पूछी, तुझे याद है हम बाहर बैठे थे तो सामने से 2 लोग गुजर रहे थे? उस मजदूर का जवाब सुनकर पापा चौंक गए, क्योंकि उसने कहा कि मैंने तो बाहर किसी को नहीं देखा था, और कब की बात है? पापा ने कहा इतनी बार तो वो दोनों सामने से गुजरते थे, तू देखा नहीं? और ये जगह भी इतनी वीरान है कि वो दोनों अगर सामने से गुजरेंगे तो आसानी से कोई भी व्यक्ति उन्हें तो देख ही लेगा। लेकिन उस मजदूर ने साफ मना कर दिया। रात में जब ये दोनों सोने के लिए अपनी अपनी बिस्तर पर लेटे तो फिर से पापा की रात में आँख खुली, और इस बार भी उन्होंने एक सपना देखा था। जब पापा उठकर वो आवाज़ें सुनने लगे तो उन्होंने अपने साथ वाले को उठाया और उसे उठाकर पूछने लगे कि तुझे आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? वो कहने लगा हाँ, आवाज़ तो बिल्कुल साफ आ रही है। दोनों ने धीमे से उस हवेली का दरवाज़ा खोला और बाहर निकलकर पापा ने देखा कि आज भी वही दोनों लोग थे। पापा ने कहा कि देख, यही है वो लोग। वो मजदूर फिर से एक ही बात कहने लगा कि मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। पापा को गुस्सा है। पापा ने उससे चिल्लाया, अरे तू क्या दारू पिया है? तुझे कोई दिख रहा क्यों नहीं है? मुझे तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उस मजदूर ने यही कहा कि मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा, और इस बार भी वो दोनों उसी मैदान की ओर इशारा करते हुए आगे जाने लगे। पापा ने कहा कि चल इस बार देख ही लेते वहाँ पर क्या है। जब उस तालाब के पास पहुँचे तो एक बार फिर ये हुआ कि वो दोनों ही वहाँ से गायब हो गए। वो मजदूर पापा को बोलने लगा, अरे यहाँ कोई था ही नहीं, और तुम किसकी बात कर रहे हो कि गायब हो गए? जब कोई था ही नहीं तो गायब कौन होगा? पापा को बहुत गुस्सा है। अब पापा ने ठान लिया था कि अगले दिन उन्हें क्या करना है। अगली सुबह होने के बाद पापा ने उसी घर वाले आदमी को बुलाया और उससे पूछताछ करने लगे, लेकिन उसने भी साफ मना कर दिया। वो कहने लगा ऐसा कुछ नहीं है। पापा ने गांव में लोगों से जाकर ये सब बातचीत की। गांव के कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि हमें जाकर देखना चाहिए, उस तालाब के पास हो सकता है कुछ हो। जब सभी लोग मिलकर उस तालाब के पास पहुंचे और तालाब में 2-4 लोगों को अंदर भेजा गया तो पता चला कि 2 लाशें अंदर पड़ी हुई है। वो लाश को बाहर निकाला गया और उसके बाद पापा के होश उड़ गए, क्योंकि ये दोनों वही थे जो पापा को दिखाई दे रहे थे। पापा ने चीखते चिल्लाते हुए कहा, यही लोग तो मुझे दिखाई दे रहे हैं। गांव में लोगों से और पूछताछ की गई तो पता चला कि पास वाले ही गांव में ये दोनों रहते थे और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। उसके बाद गांव में बहुत सारी जांच करने के बाद एक और बात ये पता चली कि जो लड़की थी उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि ये दोनों आपस में शादी कर ले, इसीलिए वो लोग उस लड़की की शादी को मना कर रहे थे। शायद सबको अब बात समझ में आ गई थी कि हो सकता है दोनों ने आत्महत्या कर ली हो, लेकिन अगर आत्महत्या की होती तो बार बार वो लोग मेरे पापा को दिखाई ना देते। उस ज़माने में बताते हैं कि पुलिस का भी इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता था।
इसीलिए केस तो कब का दब चुका था। लेकिन पापा के जिद करने पे और बड़े बड़े लोगों से लागवक लगाने के बाद वो केस को दोबारा खोला गया। और जब जांच पड़ताल की गई तो ये पता चला कि उस लड़की के माता पिता ने ही उन दोनों को मरवाया था और उस तालाब में फेंकवा दिया था। उसके बाद उसके माता पिता को कड़ी से कड़ी सज़ा हुई। और पापा बताते हैं कि लगभग मेरा काम ख़त्म होने तक मैंने फिर उन लोगों को वहाँ पर कभी नहीं देखा। शायद हो सकता है कि उनकी आत्मा को मुक्ति मिल गई होगी। तो दोस्तों, ये थी शुभम सिन्हा की पहली कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी विनीता जी ने भेजी है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ 2-3 कहानियाँ शेयर कर रखी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी आज से 7 साल पुरानी है। मैं आप लोगों को 2015-16 की बात बता रही हूँ। तभी हम सभी दोस्तों ने लद्दाख जाने का प्लान किया था। और लद्दाख जाने के टाइम पर हम लोगों ने सोचा कि हम बाइक पर जाएंगे। हमारा ट्रिप काफ़ी अच्छा प्लान हुआ था। वैसे ही हम सभी लोग कहीं ना कहीं जाते रहते हैं। लद्दाख के बारे में हमने बहुत सुना था, लेकिन काफ़ी लंबा ट्रिप था तो वो बार बार पोस्टपोन्ड हो रहा था। फिर हम सभी लोगों ने सोचा कि इतना डिले भी हो रहा है और एक डेट भी डिसाइड नहीं हो रही है। बहुत सारी प्लानिंग्स के बाद वो हमारा प्लान बन चुका था। हम कुछ 23 दिसंबर की रात में निकले थे और हमें पता था कि हमें लद्दाख पहुंचने में 2 दिन का समय तो लगेगा ही। बीच बीच में कहाँ कहाँ कैंप करना था हमने वो भी सोच कर रखा था। उसमें हमसे एक गलती ये हो गई कि जब हम लद्दाख पहुंचने ही वाले थे, यानी उससे कुछ ही दूरी पर हमारे एक दोस्त की तबीयत खराब हो गई और एक की बाइक भी खराब हो गई थी। हमारे पास 5 बाइक थी और 10 लोग थे। जब हमने ये देखा तो हमने सोचा कि उसी समय वहीं पर कैंप लगा लेते हैं। शायद इनकी तबीयत ठीक हो जाए तो अच्छा होगा, आगे का सफ़र तय करने में और ज़्यादा आसानी होगी। हमारा एक दोस्त था जिसका नाम दानिश था और उसी की तबीयत खराब हुई थी। वो बता रहा था कि मेरे से बिल्कुल भी बाइक चलाने नहीं हो रहा है, पैर और कमर में काफ़ी ज़्यादा दर्द है। उसकी ये बात सुनकर ही हमने वहाँ पर कैंप करने का सोचा। जब हम वहाँ पर कैंपिंग कर रहे थे तब कुछ रात के 9:30 बजे के आसपास हम खाना खाने के लिए बैठे। तो खाना खा रहे थे और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी। अचानक से हमें कुछ आवाज़ें सुनाई दी। मेरे दोस्त ने कहा कि ये एकदम जंगली रास्ता है, आसपास कुछ है भी नहीं। हो सकता है कि कुछ जंगली जानवर ही होंगे जिनकी आवाज़ें हमें सुनाई दे रही है। इसमें घबराने की और डरने की कोई बात नहीं। हमने भी उसकी ये बात सुनी और चुपचाप अपने ही खाने को लेकर एंजॉय करने लगे। कुछ आधे एक घंटे के बाद हम सब सोने की तैयारी करने लगे और ये सोच रहे थे कि अब जाकर सो जाना चाहिए क्योंकि सुबह जल्दी उठकर निकलना भी था। जो हमारे दोस्त की बाइक खराब हुई थी वो बाइक भी अब हमने बना लिया था, क्योंकि हमारे साथ जो बाइक का ग्रुप था उसमें एक लड़का मैकेनिक था। उसे बाइक रिपेयर करना बहुत अच्छे से आता था। जब हम रात में अपने अपने टेंट में जाकर सोने लगे तो मेरे साथ जो मेरी दोस्त थी पार्टनर, वो रात के कुछ 12:30 बजे मुझे आवाज़ देकर कहने लगी कि यार मुझे वॉशरूम जाना है। मैंने कहा यार इतनी रात में तुझे भी अभी ही वॉशरूम जाना था क्या? और मैं थोड़ा चिढ़कर अपने बिस्तर से उठी। हम वहाँ से बाहर निकले और जगह देखने लगे। जिस जगह पर मैंने मेरी दोस्त से कहा कि तू यहाँ चले जा, उसने उस जगह की ओर देखकर एक अजीब सा रिएक्शन दिया। ऐसा लगा कि जैसा मानो वो जगह उसे गंदी लग रही है या फिर उसे सेफ नहीं लग रही। मैंने कहा क्या हो गया, चले जाना यहाँ पर। वो कहने लगी नहीं यार, मुझे उस जगह को देखकर ही कुछ अजीब सा हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, दूसरी जगह चलते हैं। मैंने उसे वहाँ से लिया और कैंपिन से लगभग 50-100 मीटर की दूरी पर हम थोड़ा दूर जाने के बाद एक जगह पर मैंने उससे कहा कि तू यहाँ चले जा। वो कहने लगी ठीक है। जब वो वहाँ पर वॉशरूम कर रही थी तभी उसने एक ज़ोर से आवाज़ लगाई। उसकी आवाज़ सुनकर मैं तुरंत उसके पास भागी भागी पहुँची। मैंने उससे कहा कि क्या हुआ, तो ऐसा चिल्लाई क्यों? उसने सिर्फ आँख से मुझे कुछ इशारा किया। मेरे पास टॉर्च था, मैं आसपास टॉर्च मारकर देखने लगी। कहने लगी टॉर्च की लाइट बंद कर। मैंने लाइट तो बंद कर दी,
मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा था जैसा वो बहुत डरी हुई है। और उस समय दिमाग में ये चल रहा था कि शायद कोई चोर या डाकू होगा जिसे इसने देख लिया है और ये इतना ज़्यादा घबरा गई है। मैंने जब लाइट बंद किया तब वो वहाँ से उठकर मेरे पास आई। कहने लगी, यार यहाँ पर कुछ है, मैंने कुछ देखा। मैंने कहा, क्या देखा? वो बस मुझे चुप रहने का इशारा करते हुए कहने लगी, चल जल्दी यहाँ से निकलते हैं। हम अपने कैंप की ओर भागे भागे चले आए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और अब उसको इतना ज़्यादा डरा हुआ देखकर मुझे भी डर लग रहा था। हम कैंप में आकर सोने के लिए जब जा रहे थे तब वो कहने लगी कि यहाँ पर कोई भी सो मत। उसने कैंप में जितने भी दूसरे लोग थे सभी को जाकर नींद से जगा दिया। वो कहने लगी, या तो अभी इसी समय यहाँ से निकल चलो या फिर कोई भी रात में यहाँ पर सोएगा नहीं, क्योंकि हमारी जान को खतरा है। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो कुछ बताना नहीं चाह रही थी कि क्या हो रहा है। मैंने उससे दोबारा कहा कि यार तू बताएगी कि क्या है, क्या हो रहा है तेरे साथ, बता तो सही। वो कहने लगी कि मैंने वहाँ पर एक भेड़िए जैसे इंसान को देखा। मैंने कहा, भेड़िए जैसा इंसान? वो कहने लगी, हाँ। ये सुनना था कि वो जो लड़का था दानिश, जिसकी तबीयत खराब थी, वो हंसने लगा और कहने लगा कि ये सब तो पिक्चरों में होता है, तुझे ये सब यहाँ कहाँ दिख गया? लेकिन अगले ही पल वो लड़की ने दानिश की ओर इशारा करते हुए कहा कि तेरे पीछे देख। इतना कहना था कि मानो दानिश बिना पीछे देखे ही डर गया। और जब उसने पीछे देखा तो सच में उसने किसी बहुत बड़े भेड़िए जैसे इंसान को देखा, जिसके शरीर पर बाल और उसका चेहरा कुछ भेड़िए जैसा आगे की तरफ खिंचा हुआ था। हमने जब ये मंजर देखा तो हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हमने तुरंत ही सब मिलकर जो हमने कैंप फायर लगाई हुई थी वहाँ से आग की मशालें उठा ली और सभी लोगों ने अपने अपने हाथ में एक एक मशाल रख ली। अब बात ये थी कि या तो वो हमें मार देगा या तो हमें अपनी जान बचाकर भागना है, क्योंकि हम तो उसे मार नहीं सकते। हमारा कैंप का जितना सामान था सभी सामान को वहीं छोड़कर हम लोगों ने बाइक स्टार्ट की और तुरंत वहाँ से तेज़ गति से बाइक को भगाते हुए आगे निकल गए। लगभग 20-30 किलोमीटर आगे जाने के बाद हम लोग एक जगह पर रुके। वो जगह पर रुकने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब वो सामान कैसे लाया जाए, क्योंकि वो सामान भी ज़रूरी था। हम पहले तो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, इसीलिए ये सोचा कि कल सुबह में जाकर वो सारा सामान लेकर आएंगे। अगले दिन सुबह में जब हम सब सामान लेने के लिए वहाँ पर पहुँचे तो आसपास कुछ लोग दिखाई दिए, जिनसे पूछने पर यह पता चला कि यहाँ पर उस जानवर को या उस भूत को कई बार देखा गया है और उसने कईयों की जान ले ली है। हमने कहा कि अगर हम यहाँ रुकते तो शायद कल वो हमें भी मार देता। ये सुनकर उनमें से एक आदमी कहने लगा कि आप लोग नसीब वाले हो कि आप लोग बच गए, वरना अगर उसके हाथों लगते तो पक्का आप सभी की मौत थी। फिर हमने बताया कि हमने अपनी जान कैसे बचाई। तब उनमें से एक ने दोबारा कहा कि वो जो भी है वो आग से डरता है। अगर आप लोगों के पास उस समय आग नहीं होती तो पक्का आप लोग मारे जाते। एक अच्छी बात यह भी थी कि हमारा जो भी सामान था उसे नुकसान नहीं पहुंचा था। हम लोगों ने अपना सामान वहां से उठाया, बांधा और लद्दाख की ओर आगे निकल गए। फिर दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब दोस्त साथ में हो तब डर किस बात का, और हमें पूरा रास्ता डर ही नहीं लगा। सब एक साथ में थे। वो बात को हम लोगों ने वहीं पर भुला दिया। लेकिन आज भी जब उस क्रिएचर को याद करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। और दोस्तों, एक बात ये भी मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। वो लोगों का कहना ये था कि ये जो भी क्रिएचर है ये सिर्फ पहाड़ी इलाकों में ही देखा जाता है और पाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी विनीता जी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी शिवम ने भेजा है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम शिवम है। आज मेरी उम्र 42 साल की है। ये घटना आज से मैं आप लोगों को लगभग 20-22 साल पुरानी बता रहा हूँ, जब मेरी उम्र कुछ 20 साल की होगी। हुआ कुछ ऐसा था कि शाम के समय मैं अपने घर से बाहर निकला कुछ सामान खरीदने के लिए।
जब मैं सामान लेकर अपने घर लौटने लगा तब मुझे कुछ हलचल महसूस हुई। ऐसा मुझे लग रहा था कि मेरे बाजू में कोई बहुत तेज गति से भागा और आगे जाकर रुक गया। मैंने उसकी आवाज़ भी सुनी लेकिन उसे देख नहीं पाया। मुझे एक बार को लगा कि शायद ये कोई हवा का झोंका होगा और इसीलिए इस पर ध्यान न देते हुए मैं आगे बढ़ गया। जब मैं अपने घर पहुंचा तो मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि हम लोग तो आज बाहर जा रहे हैं, तो अपना ख्याल रखना। और कहने लगी कि हमें आने में 2 दिन तो लग ही जाएंगे, तो 2 दिन तक के खाना खुद ही बनाकर खा लेना। वैसे तो आज रात का और कल रात तक का खाना मैंने फ्रिज में बनाकर रख दिया है। मैंने कहा कि ठीक है। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गया। हमारा 1 BHK का घर था। जब मैं अपने कमरे में जाकर लेटा तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे बाजू में आकर चुपचाप लेट गया है। मैंने एकदम से उठकर अपने बाजू में देखने लगा, लेकिन बाजू में किसी को देखा नहीं। मतलब मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, जिस साइड जो कोई भी लेटा हुआ था वहाँ का गद्दा दबा हुआ था। उसे देखकर ये तो समझ में आ रहा था कि कोई लेटा है, लेकिन वो मुझे नहीं दिख रहा। मैंने इस पर एकदम से गुस्से में आकर चिल्लाया कि कौन है, कोई मस्ती कर रहा है मेरे साथ। लेकिन किसी का कोई जवाब ही नहीं आया। मुझे एक बार को ये भी लगने लगा कि क्या पता ये सब जो मैं देख रहा हूँ ये मेरा वहम है या मैं नींद में हूँ, पता नहीं। तभी ही मुझे बाहर से मेरी मम्मी की आवाज़ आई। वो कहने लगी कि दरवाज़ा बंद कर ले, हम लोग जा रहे हैं। अब कुछ रात के 9:30 बज चुके थे। मैं अपने घर की गैलरी में खड़ा हुआ था और चाय बनाकर चाय पीने लगा। चाय पीते पीते मुझे एक बार को फिर यही महसूस हुआ कि कोई मेरे बाजू से तेज गति से भागा है और जाकर शायद आगे रुक गया। जब मैंने दोबारा अपने आसपास देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। वो तो रास्ता था, इसीलिए शायद वो हवा का झोंका समझकर मैं चुप हो गया था। लेकिन घर में ऐसा होना ये असंभव था। मैंने फिर भी वहाँ पर चुप रहना ही ठीक समझा। चाय पीने के बाद अब मैं थोड़ी देर गेम खेलने लगा। हमारे पास वीडियो गेम्स थे, वही निकाल कर खेल रहा था कि मेरा वीडियो गेम चलते चलते बार बार बीच में रुक रहा था। मानो ये लग रहा था कि कोई जानबूझकर उसे रोक रहा है या फिर कोई नहीं चाहता है कि मैं वीडियो गेम खेलूं, क्योंकि आज से पहले मेरा गेम कभी भी इतना नहीं रुकता था बीच में। मैंने वीडियो गेम भी गुस्से में रखा और सोचा कि जाकर सो जाता हूँ। मैं अपने बिस्तर पर कुछ 11 बजे के आसपास जाकर लेट गया। जब मैं लेटा तो फिर यही लगा कि बाजू में कोई आकर लेटा है। और इस बार जब मैंने अपने बाजू में देखा तो दिख तो कोई नहीं रहा था, लेकिन हाँ, पता नहीं एक अजीब सी मुझे ठंडक महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जो कोई भी आकर लेटा है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है या उसका जिस्म बिल्कुल ठंडा पड़ा है। उसी की ठंडक मुझे भी महसूस हो रही थी। मैंने शुरू में तो कुछ नहीं कहा और बस चुपचाप अपने बिस्तर पर डरा सहमा लेटा रहा। कुछ आधे घंटे के बाद मैंने देखा कि मेरा बिस्तर यानी कि गद्दा जो दबा हुआ था वो एकदम से नॉर्मल हो गया। ऐसा लगा कि बिस्तर पर से कोई उठा। जैसा होता है ना कि अगर आपके बाजू में भी कोई सोया हो और अगर वो उठकर कहीं जाए तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ वो उठकर चला गया, महसूस होता है, भले आप उसे देख नहीं रहे हो। वैसा ही मेरे साथ हुआ। मुझे दिख तो नहीं रहा था, लेकिन महसूस बिल्कुल साफ साफ हो रहा था। मैंने एक बार को फिर से ये समझा कि हो सकता है ये मेरा वहम हो, लेकिन इस बार मैंने देखा कि मेरे बेडरूम का दरवाज़ा खुला और अपने आप बंद हुआ, जिससे ये समझ में आया जो कोई भी बाजू में लेटा था वो उठकर बाहर गया है। मैं बस अपने बिस्तर पर ऐसा लेटा हुआ था जैसा मानो मुझे पैरालाइज हुआ है। मैं बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था, बल्कि यूँ कहिए कि मैं हिलना भी नहीं चाह रहा था क्योंकि मैं डरा हुआ इतना ज़्यादा था। फिर मेरे बाथरूम से पानी की आवाज़ आने लगी और उसी के साथ साथ किचन में से बर्तनों की भी आवाज़ आने लगी। मैं घबरा कर एकदम से उठ के बैठ गया और ये सोचने लगा कि ये सब क्या हो रहा है और मेरे ही साथ क्यों। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो 11:30-12 बजने को आ चुके थे। अब इतनी रात में किसी का दरवाज़ा खटखटाना भी सही बात नहीं होगी। फिर भी मैं हिम्मत करते हुए धीरे से बेडरूम का दरवाज़ा खोला और अपने हॉल के दरवाजे की तरफ गया
कि जाकर मैं दरवाज़ा खोलूँगा और कहीं बाहर भाग जाऊँगा, लेकिन दरवाज़ा खोल ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि या तो दरवाज़ा जाम हो चुका है या किसी अदृश्य शक्ति ने उस दरवाजे को टाइट बंद करके रखा है। मैंने भी बहुत अपनी हिम्मत ताकत लगाई, लेकिन वो दरवाज़ा मुझसे खुला ही नहीं। उसके बाद मैं तुरंत भागकर मेरी घर की बैल्कनी में गया और वहाँ जाकर आवाज़ लगाने लगा मेरे आसपास के पड़ोस में और नीचे भी। आवाज़ सुनकर नीचे एक आदमी खड़ा हुआ था। पता नहीं शायद वो किसी का इंतज़ार कर रहा था या क्या बात थी। उसने मेरी आवाज़ सुना और मैंने उससे कहा कि ऊपर आओ, ऊपर आके मुझे घर से बाहर निकाल, मैं फंस चुका हूँ। वो आदमी थोड़ी ही देर में ऊपर आया और वो बाहर से दरवाज़ा ठोकने लगा। कहने लगा दरवाज़ा खोलो। मैंने कहा दरवाज़ा तो खुला ही है, क्योंकि दरवाजे में कोई कड़ी और लॉक नहीं लगी थी। फिर भी दरवाज़ा खोल ही नहीं रहा था। वो बाहर से ताकत लगा रहा था और मैं अंदर से। एकदम से एक हवा के झोंके ने मुझे उस दरवाजे से एक झटके में दूर उठाकर फेंक दिया। जब मैं गिरा तब मेरी ज़ोर से चीख निकली और मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। मैं उठकर बैठा और हवा में ही देखकर कहने लगा, कौन हो तुम? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने क्या किसी का बिगाड़ा है? लेकिन इस पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। मैं परेशान होकर ये सोच रहा था कि अचानक मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है। मैंने तो कभी किसी को परेशान नहीं किया। अचानक से बाहर जो आदमी खड़ा था और दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था, वो मेरे घर में आ गया, क्योंकि उससे अब दरवाज़ा खुल चुका था। कहने लगा घर में घुसते ही, कह रहे आप तो गिर गए। मैंने कहा कि हाँ, मेरा पैर फिसल गया। मुझे समझा नहीं कि उसे सारी सच्चाई कैसे बताऊं। वो घर में आने के बाद मुझे वहाँ से उठाया, कहने लगा कि चलो आपका तो काम हो गया, अब मैं चलता हूँ। मैंने उसे रोक लिया और मैं कहने लगा कि नहीं, मुझे भी ले चलो, मैं भी साथ में चल रहा हूँ, घर को लॉक करते हैं। जब वो आदमी बाहर निकला और मैं बाहर निकलने गया, तब मुझे याद आया कि घर की चाबी तो अंदर लगी है। मैं दोबारा अपने बेडरूम में गया चाबी लेने, लेकिन मेरे बेडरूम से लौटने तक वो दरवाज़ा फिर से बंद हो गया था और इस बार भी वो उतनी ही ताकत से लॉक हो गया था। अब चाहकर भी दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। मैं वहाँ दरवाजे के पास पहुँचने के बाद उस आदमी को आवाज़ देने लगा। वो आदमी कहने लगा कि हाँ, मैं तो बाहर ही हूँ, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा है। मैंने कहा आपने बंद ही क्यों किया था? वो बाहर से मुझे कहने लगा कि दरवाज़ा मैंने नहीं बंद किया। मुझे लगा कि शायद आपने बंद किया और आप अंदर किसी काम के लिए गए हो। मैंने उससे कहा कि मुझे चाबी लेना था, दरवाजे को खोलने की फिर कोशिश करो। हम दोनों ही दरवाजे को खींच रहे थे। इस बार मेरे घर की लाइट्स अपने आप बंद हो गई और घर में घना अंधेरा छा गया। इतना अंधेरा कि मुझे अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उसके बाद जो मेरा दाहिना हाथ था, जिससे मैंने दरवाजे को पकड़ कर रखा था, वही दाहिने हाथ पर किसी ने अपना हाथ रखा और इतना ज़ोर से दबाया कि ऐसा लग रहा था अगर और 2 मिनट मैं उस दरवाजे को नहीं छोड़ता तो शायद मेरी हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती। मैंने दरवाजे को जैसे ही छोड़ा तब ऐसा लगा कि जिसने भी मेरा हाथ पकड़ा था उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं एकदम से पीछे होकर रोने लगा और दर्द से चीखने चिल्लाने लगा। वो जो आदमी बाहर खड़ा था वो तब तक के और 2-3 आदमी लोगों को बुला कर रखा था। बाहर से सभी लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे थे, लेकिन यूँ कहिए कि मदद कोई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दरवाज़ा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक औरत तभी कुछ ही समय के बाद वहाँ पर पहुँची। मैं उसकी आवाज़ सुन पा रहा था। वो औरत कहने लगी कि ये घर ठीक नहीं है, ये घर में कुछ तो भूतिया है। ये सब सुनने के बाद अब मैं चीज़ों को रिलेट कर पा रहा था। शायद हो सकता है कि उसने पहले किसी को वहाँ देखा हो या किसी आत्मा को महसूस किया हो, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं अंदर से चिल्लाने लगा कि हाँ, मेरे साथ कुछ हो रहा है ऐसा। लेकिन घर में आने के बाद नहीं। मैंने उन लोगों को अंदर से ही दरवाज़ा बंद रखकर सारी बात बताई। तो वो औरत कहने लगी कि जो कोई भी तुझे रास्ते में लगा कि तेरे साथ में है, वो दरअसल उस समय तेरे साथ में नहीं आया। वो तेरे साथ तो तभी से है जब तुम लोग इस घर में आए थे। हमारा वो घर नया था, हमें वहाँ शिफ्ट हुए कुछ 1 ही महीना हुआ था, या यूँ कहिए कि वो 1 महीने से भी कम का समय था। और फिर
उसने बाहर से मुझे बताना शुरू किया कि यहाँ पर कुछ लोग रहते थे। मैंने कहा कुछ लोग? वो कहने लगे कि हाँ, एक बड़ा सा परिवार रहता था, जिसमें से धीरे धीरे करके सब लोग अलग होते चले गए और फिर बचे यहाँ पर 4 आदमी। वो जो 4 आदमी थे, उनमें से एक आदमी एक दिन एकदम से अचानक कहीं गायब हो गया और फिर मिला ही नहीं। मैंने कहा तो वो आदमी था कौन? वो कहने लगी कि वो इस घर का ओनर था। मैंने कहा ओनर? तो वो ओनर चला गया, फिर ये घर हमें कैसे मिला? उसने आगे की बातें बताना शुरू की। मैं तो रो ही रहा था। जब एक अजीब सी आवाज मैंने सुना, तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि सवाल मेरा ये था कि आंटी, ये ओनर का नाम क्या था? उस औरत ने कुछ नहीं कहा और एक सन्नाटे में वो गुर्राती हुई आवाज गूंज उठी। वो आवाज ने कहा, प्रतीक। ये सुनना था कि खड़े खड़े मेरे पैर कांपने लगे। मानो ऐसा लगा जैसा मेरे पैरों में जान ही नहीं बची हो। मैं जमीन पर गिर पड़ा और फिर दोबारा एक आवाज गूंजी। वो आवाज कह रही थी, निकल जा मेरे घर से। यह आवाज के बाद मैं अपने आसपास देखने लगा और कहने लगा कि अभी मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे मम्मी पापा को आ जाने दो। लेकिन वो आवाज बस बार बार एक ही चीज कह रही थी कि इसी समय मेरे घर से निकल। मैं इतनी रात में घर छोड़कर जाता कहाँ? मैं तैयार भी था, लेकिन अगली सुबह तो मुझे आना ही था। वो शायद मुझे उस समय परमानेंटली घर से निकलने के लिए कह रही थी, जो कि नामुमकिन था। मैंने कहा कि हाँ, मैं अभी चला जाता हूँ, दरवाज़ा खोल दो। इतना कहना था कि घर की लाइट्स अपने आप ऑन हो गई और दरवाज़ा भी अपने आप खुल गया। जब मैं घर से बाहर निकला तो बाहर सब लोग खड़े थे। शायद वो लोग मेरी हालत देखकर घबरा गए थे। मैंने बाहर निकलकर उन लोगों को सारी बात बताया। वैसे तो जब मैं बाहर निकला तो सभी लोगों ने मुझे अपने कंधे का सहारा देकर वहाँ से नीचे उतारा और फिर जब उन लोगों को सारी बात पता चली तो वो लोग यही चीज़ कहने लगे कि अभी इस घर में रहना खतरे से खाली नहीं है, वरना मेरी जान भी जा सकती है। मैं रात में तो अपने ही पड़ोस के एक अंकल के वहाँ सो गया। अगले दिन सुबह उठकर मैं मेरे एक फ्रेंड के वहाँ गया। वो तो नसीब अच्छे थे कि वहाँ पर मेरा एक दोस्त बन चुका था, क्योंकि हम वहाँ पर नए नए शिफ्ट हुए थे। मैं अपने दोस्त के घर पर जाकर रहने लगा। 2 दिन बाद जब मेरी मम्मी पापा आने वाले थे, तब शाम में मैं अपने घर के पास आया और नीचे ही घर के इंतज़ार करने लगा, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। शायद मैं अकेला ऊपर नहीं जाना चाहता था। कुछ ही समय में मेरे मम्मी पापा आए। जब कुछ 8:30 बज रहा था, आने के बाद मैंने उन लोगों को सारी बात बताया। मैं जानता था कि वो लोग मेरी बात पर विश्वास करेंगे ही नहीं, तो मैं मम्मी पापा को लेकर उस आंटी के घर पर गया, जो सारी बात जानती थी। जब मेरे मम्मी पापा और मैं वहाँ पर पहुँचे तो वो आंटी हमें देखकर सारी बात कहने लगी और मेरे पापा से कहने लगी कि अगर अब आप लोग उस घर में जाओगे तो जान का खतरा है, आप लोग मर सकते हो। पापा ने कहा कि हमने बहुत पैसा देकर अभी ये घर लिया है, हम इस घर को छोड़कर ऐसी कहीं नहीं जा सकते हैं। पापा जिद करने लगे। तब उस आंटी ने कहा कि तुम्हें भले कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा बच्चा जान से मारा जाएगा। बस इतना सुनना था कि पापा एकदम से रुक गए और कहने लगे कि अभी इसका उपाय क्या है। फिर जिससे घर लिए थे उसी ब्रोकर के पास हम दोबारा गए और जाकर उसे मेरे पापा ने बहुत चिल्लाया। उससे कहा कि हमें हमारे पैसे वापस दे और ये घर वापस ले। तो ब्रोकर हमसे कहने लगा कि घर किसी और को बेच देंगे, लेकिन मेरे पापा ने साफ इनकार किया। पापा कहने लगे कि जो दिक्कतों का सामना मैंने किया है, मैं नहीं चाहता कि किसी और की जान को खतरा हो। जिसका घर है, मुझे उससे पैसे वापस दिला। हमें उससे दोबारा वापस पैसे लेने में 1.5 साल का समय लग गया। बहुत परेशान होकर हमें हमारे पैसे मिले, लेकिन वो घर हम लोगों ने उसी समय छोड़ दिया था। जो ज़रूरी सामान था घर पर, वो जाकर हम वहाँ से लेकर आए थे और उसी दिन मैं मेरे नाना नानी के वहाँ शिफ्ट हो गया और मेरे मम्मी पापा भी मेरे नाना नानी के वहाँ कुछ दिन रहने लगे। फिर पापा का जॉब था तो जॉब के लिए कहीं बाहर चले गए, लेकिन मैं और मम्मी जब तक पैसे नहीं मिले तब तक हम नाना नानी के ही घर में थे। 1.5 साल बाद जब हमें हमारे सारे पैसे मिले, तब हमने दूसरा घर लिया और उस घर में जाकर शिफ्ट हो गए।
तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।